Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video we were discussing about calls in advance, calls in area, interest on these calls in advance and calls in areas, treatment of all these things. अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देखिए। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और खास टॉपिक की। ध्यान से सुनिए, वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा मंत्र है कि हम चीजों को समझ कर चलते हैं, कंसेप्ट वाइज स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो तीन चीजें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, लेकिन ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्ट है। किस तरीके से, क्या सिमिलरिटी है, क्या इनमें अलग है, ये मैं आपके सामने डिफाइन करने वाला हूं। मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बता रहा था। स्टूडेंट्स, अभी आपकी नई शिक्षा नीति आ चुकी है, मेरी नई शिक्षा नीति पर वीडियो है, उसको देखिए। मैंने वहां पर बताया है और अभी तो सभी को क्लियर हो गया है, क्योंकि काफी उसमें न्यूज़पेपर में आता रहता है कि रट का काम नहीं चलेगा। अभी तो चीजों को समझना पड़ेगा। यू मस्ट बी साउंड लॉजिक वाइज, आप लॉजिक वाइज साउंड होने चाहिए, तभी आप केवल एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे, एफिशिएंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को जानना। केवल बड़े बड़े क्वेश्चंस काम करने से काम नहीं चलेगा। आपका जो एमसीक्यू पोर्शन है वो तो टोटल इसी बात पर डिपेंड है, आज भी इसी बात पर डिपेंड है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की। सारे के सारे जो ऑप्शन है एक से लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहां पर आज हम बात कर रहे हैं, जब हम शेयर इशू करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां हमें शेयर इशू करने के बदले पैसा नहीं मिलता है। जैसे हम फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर हम फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सामने टॉपिक ही लिखा है भाई कि अगर कैश के अतिरिक्त कुछ और ले लें, इसका मतलब कैश नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा और शेयर इशू हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक मैंने लिखा है टू प्रोमोटर्स। ये प्रोमोटर कौन होते हैं और प्रोमोटर को शेयर इशू करने के बाद हमें पैसा नहीं मिलता है, ये भी एक सच्चाई है। अभी जब मैं आपको बताऊंगा प्रोमोटर कौन है तो आप खुद समझ जाएंगे, इनसे मिलने वाला कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स, तीसरी चीज मैंने लिखी है अंडरराइटर्स के लिए। ये अंडरराइटर आप लोगों के लिए एक नया सा शब्द है, बिल्कुल नया सा है, अभी तक आपने ये सुना नहीं है, जानते नहीं है। तो अंडरराइटर्स कौन होते हैं और अंडरराइटर को दिए जाने वाले शेयर्स का हम ये क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये चीज मैं आज आपको समझाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि आप शेयर दें जैसे नॉर्मल कंडीशन में देते हैं, लेकिन बदले में कैश न लें। यानी कि जो बैंक की हम एंट्री करते हैं वो एंट्री नहीं होगी, उसकी जगह कुछ और चीज मिलेगी हमें। तो बजाय याद करने के हम इस चीज को सोचे ना, अरे बैंक में पैसे आते हैं या हमें कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं तो वो भी तो एक एसेट है, उसको भी जब मिलती है तो हम डेबिट करते हैं। अभी हमें कैश नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा उसको डेबिट करेंगे। एंट्री किस तरह से करते हैं पहले मैं यहां आपको बताऊं। सच एज, अब किस किस केसेस में ये नॉर्मली होता है? तो परचेज ऑफ एसेट, आप कोई एसेट परचेज करते हैं, मान लो आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, आपने कोई मशीन परचेज की, या ऐसी कोई अपनी रिक्वायरमेंट की कोई एसेट परचेज की, या आपने कोई बिजनेस ही परचेज कर लिया है, आपने कोई बिजनेस परचेज कर लिया। और उस बिजनेस को, जब हम बिजनेस परचेज करने के लिए बात करते हैं तो बिजनेस परचेज करने का बड़ा सीधा सा मतलब ये है जी कि हमने बिजनेस परचेज में उसकी सारी एसेट और अपनी उनकी जो लायबिलिटीज थी वो सब ले ली हैं। ठीक है, तो बिजनेस परचेज एक अलग कंसेप्ट भी है, लेकिन अभी आप इतना ही समझ सकते हैं, यहां काम चला सकते हैं। तो बिजनेस परचेज कर लें या कोई एक पर्टिकुलर एसेट आप परचेज कर लें या एक से ज्यादा एसेट आप परचेज कर लें एक साथ, लेकिन बदले में पैसे न दें बल्कि शेयर दे दें अपनी कंपनी के, तब हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे एंट्रियां करते हैं। या सर्विस टेकन, ठीक है, और मैंने एग्जांपल यहां लिखा, सर्विसेज टेकन, आपने किसी से कोई सेवाएं ली और मान लीजिए उसकी फीस देने का नंबर आया, सपोज करिए आपको 50 लाख रुपए, कोई कंसल्टेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी ली आपने, आपको 50 लाख रुपए उसको देने हैं इस फीस के रूप में, आपने कहा हमारी कंपनी के शेयर ले लीजिए, तो आप ये दे सकते हैं। तो ये जब आप इशू करते हैं फॉर सर्विसेज, फॉर बिजनेस परचेज, फॉर एसेट परचेज, तब कैसे एंट्री करते हैं? तो पहले तो मैं इस लाइन को चलिए पढ़ता हूं। देयर आर एक्चुअली 2 ट्रांजेक्शंस एंड एंट्री विल बी पास्ड सेपरेटली।
इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो है कोई एक एंट्री नहीं है बल्कि दो अलग अलग एंट्रीज हैं। मान लीजिए मैं एसेट परचेज करने का एग्जांपल यहां भी लेकर के चल रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं। आपने एसेट परचेज की, एक अलग घटना है, एक अलग ट्रांजेक्शन है, और अब फिर आपने शेयर इशू किए, ये दूसरी घटना है, ये दूसरी ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हैं, दो अलग अलग बिजनेस में घटने वाली घटनाएं हैं। इसका मतलब इन दोनों के लिए जो एंट्री होगी वो अलग अलग होगी, हम इन्हें कंबाइन नहीं करेंगे। मेरी बात आपके समझ में आती है यहां तक? ओके, अब बात करते हैं कि हमारा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जैसे ही हम अपने कोई एसेट परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे? अगर मैं आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट 11th क्लास से याद दिलाऊं तो क्या था? व्हाट कम्स इन? डेबिट। एसेट आई हमारे पास तो एसेट अकाउंट डेबिट, और किससे आई? वेंडर से। तो वेंडर को क्रेडिट करना होगा, पर्सनल अकाउंट है हमारा। तो वहां के रूल आपको आई थिंक याद हो गए होंगे, याद आ गए होंगे। अब एक दूसरा तरीका वही रटने वाले बच्चों का है, आप भी रट सकते हो कि भाई दो एंट्रियां होती हैं जब हम कोई एसेट खरीदते हैं शेयर्स के बदले। एक तो होती है, आंख बंद करके याद कर लो, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और दूसरी होती है वेंडर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरा, इसे आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले जो आपने पढ़े थे 11th क्लास में, इतनी मेहनत की है, उनको आप रिकॉल कर लो, आपको ये याद ही नहीं करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप बिना किसी टेंशन के बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो मेरा इरादा तो यही है कि मैं आपको ये बताऊं कि 11th 12th अगर वो रूल आपने अच्छे से नहीं पढ़े थे उस वक्त में 11th में, तो चिंता की बात नहीं है, उस पर भी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, आपने पढ़िए और उनको सुनिए, उनसे नोट्स बनाइए, आपको कोई जनरल एंट्री रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं कि जब हम ये शेयर इशू करते हैं तो सर क्या हम इसे एट प्रीमियम भी कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं जी। हमने पैसे के बजाय कोई एसेट ले ली है, बस इतनी सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा जो बेसिक पैटर्न है वो अलग हो जाएगा। नहीं जी, वो ऐसे ही है। हम एट पार भी कर सकते हैं ये शेयर इशू, हम एट प्रीमियम भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं कि फिर जनरल एंट्री कैसे होंगी सर? ऑफ कोर्स सेम होंगी। पहली एंट्री, सपोज करिए आपने 1,10,000 की कोई एसेट परचेज की, 1,10,000 की आपने कोई एसेट परचेज की। मैं मान लीजिए, चलिए इसमें फिल भी कर देता हूं अमाउंट, 1,10,000 अगर आपने कोई एसेट परचेज की 1,10,000, अभी आपको दूसरी एंट्री क्या करनी है? 1,10,000 रुपए के शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो आपने कर दिए वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हो गई, आसानी से एंट्री हो गई। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर सपोज करिए आप ये शेयर 10% प्रीमियम पर इशू करना चाहते हैं, तब कैसे करेंगे? तो वही जो फॉर्मूला आपको याद कराया जाता है, या मैंने भी आपको इसकी कैलकुलेशन पहले जब बताई थी पहली वीडियोस में, 1,10,000 रुपए हमारा टोटल अमाउंट है विच वी वांट टू पे, और इस 1,10,000 में 10% हमारा हमें प्रीमियम के रूप में देना है। हमें टोटल करना है 1,10,000 रुपए पेमेंट, लेकिन प्रीमियम देना है हमें 10%। तो आप एक बात सोचिए, पहले मैं विदाउट प्रीमियम आपको एंट्री बोल दूं, अगर विदाउट प्रीमियम है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 1,10,000 से होगी, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। पहले मैं इसे 1,10,000 से कर दूं। लेकिन अगर ये प्रीमियम पर होनी है एंट्री, यानी कि हमने ये शेयर प्रीमियम पर जारी की हैं, तो बस इस एंट्री का रूप बदल जाएगा। क्या होगा? यहां पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये ना सिक्योरिटी प्रीमियम, एक रिजर्व अकाउंट खुलता है, 10,000 से वो खुल जाएगा और 1,00,000 रुपए हमारे यहां आ जाएंगे। तो हमारा टोटल वेंडर को तो 1,10,000 ही जाएगा। यहां पर दिमाग में रखिए, वेंडर के अकाउंट में तो डेबिट 1,10,000 ही होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि नीचे हमारे दो अकाउंट ओपन हो जाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपीज से और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 रुपीज से। इस तरह से हमारा ये पूरा काम होगा। इसके बाद भाई हम बात करते हैं, इसके बाद में यहां प्रमोटर्स की। टू प्रमोटर्स, ये प्रमोटर क्या क्या होते हैं?
ये प्रमोटर क्या होते हैं? तो भाई प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जो सबसे पहले आइडिया कंसीव करता है अपने दिमाग में कि हम एक कंपनी फ्लोट करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे। तो जो कंपनी का विचार जिसके दिमाग में आया, यानी कि जहां से कंपनी का विचार अराइज हुआ है, वह व्यक्ति प्रमोटर है। तो उसने प्रमोटर ने उस विचार को मेटेरियलाइज करने के लिए काफी मेहनत की होगी, यानी कि उसका हक बनता है भाई कंपनी से कुछ लेने का। क्या लें? क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेना तो पड़ेगा। जब कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी तो फिर कंपनी कहेगी आप कौन है। जैसे आजकल बच्चे कह देते हैं पेरेंट्स को, हैं जो एडवांस बच्चे हैं, कि आप कौन है, आपने जो किया आपका फर्ज है, हम अपनी जिंदगी अब अपने आप जिएंगे। ऐसी कंपनी भी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो भी क्या कहेगी? वो कहेगी कि भाई अब आप कौन है, आपको हम क्यों कुछ दें। इसीलिए जब शुरुआत में प्रमोटर कंसीव करते हैं आइडिया कि भाई हम एक कंपनी फ्लोट करेंगे, कंपनी बनाएंगे, इस नाम से कंपनी बनाएंगे, तो बहुत सारे काम करते हैं उस कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए। ओके, उसके बदले कंपनी उसको फिर देती है शेयर्स, दे सकती है या देती है, नॉर्मली दे ही देती है। तो भाई ये शेयर जब प्रमोटर को दिए जाएंगे तो फिर किस तरह से, हमने क्या माने, कंपनी के लिए तो एक्सपेंस हो गया, क्योंकि कंपनी को उसके बदले में तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर बाहर वालों को इश्यू करते हैं शेयर तो कंपनी कहती है लाओ भी फटाफट पैसे लाओ, लेकिन प्रमोटर से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। लेकिन पहले से वो बहुत सेवा कर चुके हैं कंपनी की, कंपनी को अस्तित्व में लाने वाले ही वो हैं। तो फिर अब क्या करें? तो उनको दिए जाने वाले शेयर को तो एक्सपेंस ही मानना पड़ेगा, और वो एक्सपेंस भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के रूप में माने जाएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है प्रारंभिक व्यय, मतलब जो बिल्कुल शुरुआत में खर्चे होते हैं कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए, उन खर्चों में इसको डाल दिया जाता है। तो हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से एक अकाउंट खोलते हैं इन शेयर्स को दिए जाने के लिए। तो हम यहां पर कर रहे हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। हमने प्रोमोटर को क्रिएट कर दिया क्योंकि उनको ये मिलने वाला। अब प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कंपनी के पास से शेयर कैपिटल जा चुकी है, इश्यू हो चुकी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसे कुछ मिला नहीं है। तो मिला नहीं, फिर क्या करें? ये तो कंपनी का एक्सपेंस हो गया, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। अगर मैं फिर से आपको पुरानी 11th क्लास में लेकर के जाऊं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है। आप भी इसको इसी तरीके से पढ़िए, आई थिंक ये आसान लगेगा। इसके बाद भी हमारा एक और कंसेप्ट है, ये है अंडरराइटर्स। ये अंडरराइटर कौन होता है? तो भाई अंडरराइटर को समझने से पहले मैं एक साइड हो जाता हूं, फिर बाद में भूल जाते हैं, मैं फ्लो में चलती रहती है वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो यहां लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे फिर आप इसको आसानी से कॉपी कर पाए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ये अंडरराइटर। अंडरराइटर कौन होते हैं भाई? पहले तो ये, फिर अंडरराइटर्स को हम ये शेयर्स दे रहे हैं, उनसे भी कोई पैसे वैसे नहीं ले रहे हैं। तो भाई ये चक्कर क्या है? तो अंडरराइटर कौन होता है पहले ये सुनिए। अंडरराइटर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मार्केट में एक काम करते हैं शेयर बिकवाने का। बड़ी देसी तरीके से बता रहा हूं, जो मार्केट में शेयर्स बिकवाने का ही काम करते हैं। यानी कि आप एक कंपनी है, आप मान लीजिए इशू लेकर के आए, अब आपको उतने लोग हो सकता ना जानते हो, तो आप ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो इस काम को करते हैं, जो पहले से लोगों को जानते हैं, शेयर्स मार्केट में कैसे बिकते हैं वो जानते हैं। तो उनकी पहली ड्यूटी तो हो गई अंडरराइटर्स की कि वो आपको क्या करेंगे? आपके शेयर बिकवाएंगे। सर, अगर मान लीजिए किसी ने शेयर बिकवाने के लिए कह दिया कि हाँ हम तुम्हारा, अच्छा 1 करोड़ शेयर बिकवाने, हम बिकवा देंगे। 4 लोग आए हमारे पास, मिलकर कहा कि हम बिकवा देंगे, बाद में नहीं बिके और उन्होंने कह दिया हमने तो बहुत कोशिश की, नहीं बिके तो हम क्या करें? और उन्होंने वास्तव में कोई मेहनत नहीं की, जितने बिके भी वो कंपनी के अपने प्रयास से बिके हैं, तो क्या होगा भैया? तो स्टूडेंट्स, यहां पर वैसे तो एक टेक्निकल इसकी प्रेजेंटेशन है, जब आप कभी इस लेवल पर आएंगे और अंडरराइटर्स को पढ़ेंगे तब खुद ब खुद समझ जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर शेयर नहीं बिक पाए, अगर शेयर कैपिटल सब्सक्राइब नहीं हो भाई जितनी उन्होंने कहा था अंडरराइटर ने, तो जानते हैं उन्हें वो खुद खरीदने पड़ेंगे।
इसका मतलब जैसे ही अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितने शेयर्स के लिए होता है उतने तो कंपनी के मानो तुरंत बिक गए। उसमें अब कंपनी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जनता से खरीदवाएं या वो खुद खरीदें। अब मैं एक डायलॉग अक्सर अपनी क्लास में भी बोलता हूं, यूट्यूब पर भी एक दो बार मैंने बोल दिया वीडियो में कि फ्री में तो कोई नमस्ते भी नहीं करता है, तो फिर वो आपके शेयर क्यों बिकवाएंगे भाई। तो निश्चित सी बात है वो आपसे इस बात का कमीशन लेंगे। कंपनी के लिए कमीशन एक्सपेंस है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। अभी तो हमने पुराने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात की, तो वही यहां पर सबसे पहले अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट हो गया। अब इस एंट्री को रटने की जरूरत नहीं है भाई, वास्तव में ये उन्हीं रूल से तो चल रही है। अगर किसी ने नहीं वो रूल ध्यान से पढ़े हैं, उन रूल्स में आपको एक्सपर्टाइज नहीं है, तो मैंने बड़े इजी तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो डाल रखी है 11th क्लास के लिए, आप उसे जरूर देखिए। आई सजेस्ट यू, आई एडवाइज यू। देखो बच्चों, मैं उसकी आज उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू डोंट वरी। देखो, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर किसको देना है? अंडरराइटर्स को देने। तो हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट की, अंडरराइटर्स को देने की बात कर ली। अब अंडरराइटर्स को शेयर दिए तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसी शेयर कैपिटल हमने दी, शेयर्स दिए, तो ये एंट्री कर देंगे, काम खत्म हुआ हमारा। अब अगर ये प्रीमियम पर किया तो उसी तरीके से प्रीमियम को एडजस्ट कर देंगे कैलकुलेशन के द्वारा, जैसे हमने यहां किया था अभी पहले वाले केस में। आई थिंक चीजें बहुत आसान हैं, लेकिन हमने उन्हें जिगजैग तरीके से पढ़ करके उनको थोड़ा डिफिकल्ट बना रखा है। हम कोशिश करेंगे कि आपको वह आसान तरीके से समझा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।